नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, तभी तो आप मेरी क्लास देख रहे हैं। और जगह हम जो चला रहे थे इतिहास का, मध्य इतिहास का एक एपिसोड, जो कि ये सेकेंड भाग है। मैंने जस्ट इसके पहले फर्स्ट भाग डाल दिया है, जिसमें मतलब सल्तनत काल और गौरी का कुछ विवरण बताया गया है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया गया था, फिर महमूद गजनवी के बारे में बताया गया था, फिर गौरी के बारे में बताया गया था। ये मुस्लिमों का आने का क्रम था। अब मैं उसी के आधार पर आगे बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत कैसे बना, किस प्रकार से निर्माण हुआ, यहाँ पर कितने राजाओं ने शासन किया। तो मैंने जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि यहाँ पर अपने देश में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने, मतलब शासक वंशों ने यहाँ पर शासन किया। जैसे कि गुलाम वंश के बाद खिलजी आ जाते हैं, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, फिर लास्ट में लोधी वंश जो आ जाता है। ये सब क्या होता है, धीरे धीरे क्रम से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में राज्य किया है। लास्ट में बाबर का अपना मुगल आ जाता है, तो वो अलग चला जाता है। इसी क्रम से हम बराबर पढ़ने वाले हैं। अब इनके अंदर जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम पढ़ाएंगे। हाँ, तो आप बने रहिए इसी प्रकार से और देखते रहिए बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी, और इसको सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये बेहतर सीरीज आपको पसंद आने वाली है। मैं एक कहानी भी बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। तो देखिए, दिल्ली अगर बात करें कि दिल्ली क्या है, तो दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली का निर्माण किसने किया। तो देखिए, तोमर वंश जो हमारे देश में चले करता था, तोमर वंश, तोमर वंशों की देन थी दिल्ली, जो कि दिल्ली को बसाया गया था। दिल्ली का ब्यौरा खत्म हो गया। अब देखिए, दिल्ली में यहाँ पर गौरी ने क्या हुआ कि शासन थोड़ा बहुत छोड़कर जो चला गया था, ऐबक जो हमारा देश का एक शासक था, तो गौरी का क्या था, गुलाम था। तो गुलाम को ही अपना राजपाट देकर के अपने देश लौट गया था। कौन, गौरी। तो गुलाम वंश यहाँ से उसकी नींव पड़ जाती है कि गुलाम वंश ये था। तो देखिए, फर्स्ट गुलाम वंश का फर्स्ट राजा कौन सा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसका मतलब कि शासनकाल जो चला था 1206 से 1210 तक ये चला था, इसने शासन किया था। इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। और गुलाम वंश को इलवरी, तो इलवरी तुर्क भी कहते थे, या फिर इसको मामलुक वंश भी कहते थे, या फिर दास वंश भी कह देते हैं, क्योंकि 3 राजा ही हुए पूरे, मतलब कि इस गुलाम वंश में 3 ही राजा हुए जो गुलामों के गुलाम मतलब कि राजा बने हैं। बकाया उनके लड़के या फिर लड़कियां बनी, ऐसा मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। इसको अन्य मतलब कि कवियों ने मामलुक वंश भी कहा है और इलवरी वंश भी कहा है। ठीक है, 2 वंश के नाम से भी दूसरे राजाओं ने कहा है। बशर्ते हमारे भारतीयों ने उनके ऊपर भाई चिढ़ते थे, तो दास वंश कह दिया कि दास हैं, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की हम पूरी जल्दी से चर्चाएं कर लेते हैं, उसके बारे में तथ्य बताए देते हैं। और ये पीसीएस और यूपीएससी लेवल से भी देखा गया है पूरी तरीके से, मैंने इसमें समाहित कर दिया है। और रेलवे, आरआरबी, इनमें बहुत बेहतर तरीके से इसमें आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये एक जो था, यह एक तुर्क मुसलमान था, जो कि मैंने बता ही दिया था पहले कि एक तुर्क मुसलमान था। और इसे निशानपुर गांव, एक भारतीय निशानपुर गांव था, यहीं का था ये निशानपुर गांव से इसको मतलब उठाया गया था। और वहीं के एक काजी ने मतलब उसको खरीद लिया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जब इसको खरीद लिया तो इसने किसको बेच दिया, गौरी को बेचा था, मोहम्मद गौरी को बेचा था। तो तब से वहां पर इसने क्या किया, सेवा भाव करता रहा और उसका सेना नायक और बहुत ज्यादा विश्वसनीय इंसान बन चुका था, इसलिए गौरी इसको अपना राजपाट देकर चला गया था। अभी देखिए आगे क्या होता है, काजी ने खरीद लिया था और जब उसको राजपाट देकर चला गया, इसने सर्वप्रथम जब अपने यहाँ पर शासन करना के स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले इसने लाहौर पर अपनी क्या बना दी, राजधानी स्थापित की। उसका कारण ये है कि सबसे पहले वहीं से आक्रमण हुआ करते थे। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान से ही सबसे ज्यादा आक्रमणकारी अंदर भारत के आते रहे हैं, इसलिए उसने सबसे पहले इसकी जो नीति थी कि मैं सीमावर्ती राज्य में ही सबसे पहले अपनी राजधानी बनाऊंगा, जिससे कि कोई भी बाहरी आक्रमण को हो सके तो उसको रोक लो। हुए भी, ऐसी बात नहीं, हुए मंगोलों के आक्रमण हुए, और तो ये दिल्ली से फिर उनको रोका गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसकी राजधानी लाहौर में बनाई गई, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और
इसकी एक महानता देखिए कि इसने सुल्तान का पद कभी धारण नहीं किया। सुल्तान का पद का मतलब ये खलीफा हुआ करता था। आप खलीफा का नाम शायद सुने होंगे, ईरान इराक में चला करता था एक खलीफा। खलीफा मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। जैसे कि आपने सुना होगा हाखामनी वंश, मंगोल वंश का एक टक्करदार वंश था। उस वंश के उसी क्षेत्र के ये कौन थे, छोटे मोटे कबीला से निकले हुए, मतलब कि वो थे, नौकर ही थे। तो वो लोग यहाँ पर आए थे तो उनको इजाजत लेनी पड़ती थी खलीफा से कि भाई हमको कुछ, हम यहाँ सुल्तान बने या फिर बने, कुछ भी बने, तो खलीफा से इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं किया, ना तो इसने इजाजत ली और ना ही इसने सुल्तान का पद ग्रहण किया। और ये बिना ही सुल्तान पद ग्रहण के यहाँ पर राजपाट चलाता रहा। खींच के 4 साल चला पाया। 4 साल जैसे ही चला पाता है तो उसने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जिनके बारे में बता देता हूँ। इसने सबसे पहले अपने सेना नायक कैमाज रूमी की सहायता से, कैमाज रूमी उसका सेना नायक था, किसका, ऐबक का। इसकी सहायता से इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल मतलब आप जानते हैं पश्चिम और पूर्व में बढ़ चुका है अपना पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश भी है, उस साथ में आया करता था। तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था लड़ाई करके और जीत भी लिया था। और वहीं पर अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दिया जिसका नाम था मर्दन खां। मर्दन खां को वहीं का सूबेदार नियुक्त कर दिया और वहां से टैक्स वसूली के लिए वहां से आने लगा। ठीक है, ये अपना विस्तार कर रहा था। आगे देखिए, ये जो ऐबक था, ये अपनी उदारता एवं दान देने के कारण, मतलब ये उदारशील भी था ऐबक, और इतना निरंकुश राजा नहीं था, मतलब शासक नहीं था। उदारता के और दान देने की वजह से ये लाख बख्श के भी नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा लाख बख्श के नाम से जाना जाता कौन, ये ऐबक। और ये चीज जो पढ़ा रहा हूँ तो इसको ये मत मानिएगा कि ये बहुत एग्जाम के तौर पर भी है। कोई भी बच्चा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा मतलब इंटर तक इसको देख सकता है। असल में अगर देखा जाए तो जो पढ़ाई होती है पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा इंटरमीडिएट तक, मतलब ये यहाँ तक का सिलेबस जितना होता है यही सब पीसीएस और आईएएस में आता है। तो कक्षा 6 के लोग बच्चे जो इतिहास पढ़ना चाहते हैं वो भी ये चीज देख सकते हैं क्योंकि उनको आगे चल के आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, तो कोई भी ये ना सोचे कि हमारी क्लास का सब्जेक्ट नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए पर्याप्त है। ज्ञान है, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं निकलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए ऐबक के कुछ कारनामे में नजर डालते हैं कि ऐबक ने कैसे कैसे कार्य किए जिससे आज भी उसको याद किया जाता है। तो देखिए दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसने बनवाई थी, आज भी बनी हुई है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसको आप देखने जा सकते हैं। दूसरी बात, इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था तो वह अजमेर में इसने बनवाया था। असल में अगर देखा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, यहाँ पर चौहान वंश के एक राजा ने यहाँ पर विद्यालय की स्थापना की थी। 2.5 दिन के झोपड़ा जहाँ मतलब कि स्थित है आज भी, तो वहाँ पर चौहान वंश के राजा ने वहाँ विद्यालय स्थापित किया था। उसी को इसने तोड़वा करके ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। किसने, ऐबक ने बनवा दिया था। आगे देखिए, आगे जो आता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार को तो आप जानते होंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार। ये एक पट्टी जैसी है, आप देखने जाए कभी, आपने देखा भी होगा। कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी ऐबक ने डाली थी और पूर्ण नहीं हो पाया था। और किसने पूर्ण करवाया था, मैं बता रहा हूँ। देखिए कुतुब मीनार जो था तो ये ऐसा भी नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पर बनवाया था, ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने सूफी संत एक थे जिनको बहुत मानता था और उनकी मतलब पूजा भी करता था, तो उसके नाम पर बनाया गया था। उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे, उनके नाम पर ये कुतुब मीनार जो कि बनाया गया था। आज भी उनका गेट का भी पूछा जाता है कि गेट किस मतलब कि क्षेत्र में है, कहाँ पर खुलता है, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। आगे देखिए, अंत में ये ऐबक क्या होता है, अंत में घोड़े पर ये चौगान खेलते समय, जब ये चौगान खेलता होता है जिसको आधुनिक युग में पोलो कह देते हैं, तो लेकर के डंडे से और गेंद को मतलब कि ढुलाया जाता है जिससे कि मतलब कि वो गड्ढे में घुस जाए। तो वो खेलते समय बुढ़ा भी हो गया था काफी, तो खेलते खेलते वो गिरकर वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से अचानक मृत्यु हो जाने के कारण वहां पर राजकाल की भरपूर मच जाती है। फिर भी कोई बात नहीं, वहां पर राज संभालने के लिए अवेलेबल होते हैं, कौन उनके लड़के अवेलेबल होते हैं। लेकिन आगे कहानी क्या होती है मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, इसकी जैसे ही मृत्यु होती है 1210 में,
तो इसके पश्चात निकल कर आता है आराम शाह। आराम शाह कौन था? आराम शाह जो था ये ऐबक का लड़का था, लेकिन इसको खींच के 1 साल के अंतर्गत ही इसकी मृत्यु, इसको मार दिया गया, क्योंकि ये शासन नहीं चला पा रहा था। नहीं पा इसके बाद दिमाग से भुच्च था। कुल मिलाकर के ये शासन संभालने लायक नहीं था, इसलिए इसकी मृत्यु कर दी गई। और मृत्यु किसके द्वारा की गई? ये इल्तुतमिश के द्वारा की गई। और इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ये ऐबक का दामाद कह लीजिए या फिर गुलाम, दोनों ही थे। तो इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की थी, उसके लड़के की, और हत्या करके ये गद्दी पर मतलब बैठ गया। आगे देखिए, जब इसकी हत्या कर दी गई तो इल्तुतमिश ने अपना यहाँ पर पदभार संभाला। और ऐसा भी नहीं है कि इल्तुतमिश को ऐसा करने पर अपने मतलब साले की हत्या करने का ऐसा कुछ आया हो, लेकिन इसको उस्काया गया था। कैसे? क्योंकि अमीर जो थे, अमीर का मतलब आप जानते हैं कि पहले मतलब कि राजाओं के बड़े बड़े सूबेदार या फिर अमीर लोग हुआ करते जिनका राजस्व चला करता था, तो राजा या शासक उन्हीं के द्वारा किया करते थे। बड़े बड़े लोग ही हुआ करते, सामंत जिन्हें कह देते हैं, तो उनके द्वारा ही राजकाज का निर्माण किया जाता था। तो वो जो थे मतलब कि सूबेदार थे या फिर कह दिया जाए ये थे, तो इसमें इन्होंने क्या किया, वो नाखुश थे। अमीर लोग जब नाखुश थे तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में जब ये सूबेदार था इल्तुतमिश, तो वहीं से इसको भड़काया गया कि देखिए बहराम शाह, आराम शाह ये किसी लायक नहीं है, आप राजकाज संभालिए। तब वहां से आकर के इसने लाहौर में इसकी हत्या कर दी और राजकाज पर आसीन हो गया। ये इसकी कहानी थी। आगे देखिए, इल्तुतमिश का कार्यकाल जो आता है तो 1210 से 1236 तक इसका आता है। 1236 तक इसने शासन किया। और इसकी कहानी में थोड़ा नजर डालते हैं। इसने खलीफा से सुल्तान की पदवी ले ली, मतलब कि खलीफा का नाम बता दिया मैंने कि खलीफा जो था तो वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मतलब कि खलीफा हुआ, शासक हुआ करता था। उससे इसने इजाजत ली कि मुझे सुल्तान की पदवी चाहिए, तो उसने दे दी कि चलो तुम सुल्तान साबित हुए भारत का सुल्तान यहाँ घोषणा हो गई। साथ ही साथ एक पदवी और भी मिली थी जो कि बता रहा हूँ। और इसने जो है सबसे पहले लाहौर से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया। दिल्ली में इसने सबसे पहले राजधानी बनवाई। तो इसका मतलब सबसे पहले जो था गुलाम वंश का सबसे दिल्ली में सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इससे पहले भारत में सबसे पहले शासक जो था मतलब राजधानी बनाने वाला ऐबक था, जो कि लाहौर में बनाई थी। ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान अपने क्षेत्र मिला करता था, लेकिन अब भारत का नहीं। इसलिए दिल्ली में सबसे पहले शासन करने वाला इल्तुतमिश का नाम ही आता है। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई थी, और साथ ही साथ इसने खिलवत नाम की उपाधि लेकर के बैठा था। खिलवत वो भी एक सुल्तान का ही एक रूप है। तो खिलवत की उपाधि लेकर के दिल्ली पर आसीन हुआ इल्तुतमिश। और इसके साथ साथ इसने अपने राज्य को, अपने दिल्ली क्षेत्र के राज्य को एवं जहां तक उसका विस्तार था उसने मजबूत करने के लिए कुछ नीतियां भी इसने निर्माण की, जिसकी वजह से उसका राज्य कठोर से सख्ती से पालन हुआ और साथ ही साथ मजबूत भी रहा। और बाहरी आक्रमणों से भी इसने रक्षा की भारत की। आगे देखिए, तथा इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अभी तक तो जो था तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे भी चला ऐबक के द्वारा चलाया गया, 4 साल 5 साल बीत गए, लेकिन असल में यहाँ से गुलाम वंश की असली तरीके से पहचान होती है। और यहाँ पर एक राजा होने का गौरवान्वित जो आता है सबसे पहले इल्तुतमिश को ही मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा ही ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिससे आज भी लोग जाने जाते हैं। उनको बारे में बताता हूँ। दिल्ली पर पहला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना, और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे देखिए, इसने एकता प्रथा चलाई एवं तुर्कान-ए-चहलगानी का भी निर्माण किया। तुर्कान-ए-चहलगानी एकता प्रथा क्या है? एकता प्रथा वो है जो कि राजस्व को भू राजस्व को वसूली के लिए ये प्रथा बनाई गई थी। कुल मिलाकर ये विभाग बनाया गया था कि लोगों से या फिर सूबेदारों से, अमीरों से किस प्रकार से भू राजस्व को लेना है और अपने राज्य में धन का एकत्र कराना है। इस प्रकार से इसने एकता प्रथा बनाई गई थी। और तुर्कान-ए-चहलगानी क्या है? देखिए, 40 लोगों का दल था जो कि
उन्हीं अमीरों से निकल कर, जो कि सूबेदार और या फिर फौजदार भी हुआ करते थे, ये ऐसे ऐसे मतलब लोग थे जो कि बहुत ताकतवर से ज़्यादा हुआ करते थे और किसी को भी मतलब कि मार सकते थे। और जो मतलब कि विरोधी थे किसके, इल्तुतमिश के। अब कौन हुआ करते थे विरोधी, क्योंकि इसने आराम शाह की हत्या की थी ऐबक के, तो इनके जो चाहने वाले थे तो वो इल्तुतमिश के विरोधी थे। तो इनका दमन करने के लिए, इनका खात्मा करने के लिए इसने 40 लोगों का दल बनाया, जिसका कहते हैं नाम ये तुर्कान ए चहलगानी, इसी के नाम से 40 चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो 40 लोगों का दल बनाया और इनको भेज दिया कि इन सब लोगों का खात्मा करो। और साथ ही साथ और इसी में एक ऐसा व्यक्ति था, किसमें, तुर्कान ए चहलगानी में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि आगे हम बताएंगे कि ये भी इसके मतलब वंश की हत्या करता है, तो आगे बताऊंगा। तो उसमें बलबन शामिल था, इसी तुर्कान ए चहलगानी में बलबन भी शामिल था। इन्होंने सबसे पहले पूरी तरीके से ऐबक के मतलब खानदान को मिटा करके फिर यहाँ शासन अच्छे से चलने लगता है। आगे देख लीजिए पूरी तरीके से कि इसमें और क्या किया है। तुर्कान ने चहलगानी के बाद शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के का मतलब आप जानते हो, उसने अपने धातुओं के सिक्के चलवा दिए, जिससे कि आयात निर्यात में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि चांदी का टका चलवाया था। चांदी के टका मतलब चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसका नाम टका था। जैसे कि तांबा का जीतल, तांबा का सिक्का हुआ करता था, उसका नाम जीतल हुआ करता था। ठीक है, तांबा के सिक्के का नाम जीतल रखा। जैसे हमारे पास लोहे के रुपया हुआ है, लेकिन उनका हम रुपया कहा करते हैं ना, इस प्रकार चलवाया गया था। अब देखिए कुतुब मीनार का कार्य भी इसने पूर्ण करवाया था। मतलब ये नहीं था कि ऐबक का कार्य है इसको छुटा रहने दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका कार्य जो था उसको पूर्ण करवाया था। ऐसा नहीं कि उसमें मिटला दिया हो कुछ भी, तो इसने पूरा कार्य करवाया था। फिलहाल एक मंजिल फिर बात के गिर जाती है तो फिर दूसरे शासक बनवा देते हैं उसको, लेकिन इसने क्या किया, उसका कार्य पूर्ण करवा दिया था कुतुब मीनार का। आगे देखिए मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों के आक्रमण को इसने रोक लिया था। मंगोलों का आक्रमण ने बताया था कि ये भी एक ऐसे वंश से संबंधित है। एक ऐतिहासिक बात और है कि आप बाबर का नाम सुने हैं, जो कि मुगल की स्थापना करने का सबसे पहले श्रेय बाबर को जाता है। वो ये जो चंगेज खां था, चंगेज खां मंगोल था, है कि नहीं। चंगेज खां का नाम मैंने लिखा है। चंगेज खां मुगल बादशाह बाबर का खानदानी था, मतलब कि इनका रिलेशन था। ठीक है, और इस चीज की पुष्टि अकबर ने की थी कि हम किस चंगेज खां के पूर्वज या फिर मतलब कि उसके नीचे के हैं। ये चीज अकबर के इसमें मिल जाता है। चंगेज का छोटा मोटा शासक नहीं था, ये भी एक बाबरी साम्राज्य का शासक था। उस समय हाकमानी वंश के मतलब यही जाने माने शासक हुआ करते थे। आगे देखिए चंगेज खान जो था ये सबसे पहले अपनी सेना लेकर के दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। और यहाँ पर बहुत भीषण तरीके से इल्तुतमिश के द्वारा पिटाई होती है और बेचारा भग जाता है। ये होती है। फिर शरण में भी आता है, ऐसी बात है, शरण में भी आता है कि मुझे बख्शे दो। ये हाल होते हैं इसके चंगेज खां के। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज, ये गद्दी पर बैठ जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज ये जो था ये गद्दी में संभालने के लिए बैठ जाता है। इसकी मृत्यु हो जाती है जब इल्तुतमिश की, और ये 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका लड़का बैठ जाता है। जब लड़का बैठ जाता है तो ये भी एक अयोग्य शासक के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये भी दिमाग से हीन एवं पैदल था। क्योंकि इतना ज्यादा इसका दिमाग नहीं था कि किसको कैसे काटना है, किसको पीटना है, और बस ये शासन करने के लिए बैठा दिया गया था। तो वहाँ के अमीर लोग जो थे वो भी नाखुश थे कि नहीं, हमारा शासक जो है ये किसी न किसी दिन हमको लुटवा लेगा, कोई काम लायक नहीं है। तो कुछ लोगों का मत ऐसा हुआ कि ऐसा किया जाए कि इसको हटा करके इसकी मतलब कि रजिया सुल्तान को बैठा दिया जाए। ऐसा मतलब कि दिमाग लगा करके इन्होंने रजिया सुल्तान को शासन बना दिया गया और इसको हटा दिया गया। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को। हटाने के पश्चात किसको बना दिया गया? रजिया सुल्तान। यहाँ से रजिया सुल्तान का नामकरण हो जाता है। और रजिया सुल्तान भारत की सबसे पहली कौन थी? शासिका थी एवं अंतिम भी थी। शासिका के नाम से अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान का नाम होता है। रजिया सुल्तान की कुछ कहानी है जो कि आज भी बड़ी पुरानी है। जैसे कि अभी दिल्ली में कुछ चीज हम खोजते रहते हैं कि भाई उसकी मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी, मुझको आज तक पता नहीं। फिलहाल की एक कहानी है कि देखिए प्रथम शासिका बनी कौन? रजिया सुल्तान। और ये कब बनी? 1236 में इसकी ये बैठी थी किसमें? गद्दी में। और 1240 में ये वहां तक इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। कैसे हुआ उसके बारे में बता दूं। देखिए
ये जो था रजिया सुल्तान जो थी, तो ये जैसे ही गद्दी पे बैठी तो कुछ लोग अमीर तो इससे नाखुश तो थे ही, वहाँ के जो मतलब कि राज्य के कुछ हिस्से थे, हिस्से के मतलब अमीर लोग थे, तो खुश नहीं थे, क्योंकि ये चोंगा टोपी वगैरह पहना करती थी, पुरुषार्थ मतलब पुरुष वाला अपना भेष धारण किए रहती थी, वैसे ही राजा जैसे चलाया करती, जैसे उसका पिताजी मतलब इल्तुतमिश जैसे शासन किया करता था, इसी प्रकार से ये क्या किया करती थी, शासन किया करती थी। तो उनको पसंद नहीं आता था कि किसी औरत के सामने हम झुकें या फिर सर नवाएं और औरत के सामने हम किस प्रकार से नीचे बैठते हैं, तो मज़ा नहीं आता कह रहे थे। तो इसलिए इस प्रकार से उन उससे नाखुश हुआ करते थे। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि देखिए इनका प्रेम प्रसंग भी चलने लगता है। किसके साथ चलने लगता है? एक ऐसा व्यक्ति क्योंकि उसी के राज्य में पनपता है। कौन है वो? ये था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत, इसके साथ थोड़ा प्रेम हो जाता है इसका, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। क्या जैसे कि मतलब उसका प्रेम चलने लगता है, ऐसे में ये क्या कर देती है, गलती कर देती है, इसको वहाँ का एक क्या बना देती है, आमीर ए आखूर। आमीर ए आखूर की उपाधि मतलब दे देती है, मतलब घोड़ों का जो अश्वशाला थी वहाँ का प्रधान नियुक्त कर देती है। कौन? ये रजिया सुल्तान, उसको इतना अधिकार देती है। साथ ही साथ तुर्कों में अगर बात करें, तुर्की मुसलमानों में ये ऐसा मुसलमान था जो कि निम्न कास्ट का था, इस वजह से वहाँ अगर ये शादी करती थी तो राज्य में दहशत मच जाती, साथ ही साथ तोड़ फोड़ हो जाती और गद्दी भी हाथ से चली जाती। इस हिसाब से शादी करने का उद्देश्य नहीं बना पाई, लेकिन प्रेम प्रेम इसके बीच चलने लगा था। लेकिन इसी के चीज क्या होते हुए वहाँ के अमीरों ने क्या किया, एक प्लान तैयार किया कि किस प्रकार से रजिया सुल्तान को गद्दी से उतारा जाए। तब भटिंडा के शासक अल्तुनिया जो थे उनको इन्होंने निमंत्रण दिया। इसी के रजिया सुल्तान के राज्य के अमीरों ने निमंत्रण दिया कि आओ और युद्ध करो, किसके साथ? रजिया सुल्तान के साथ, और तुम ही आकर के शासन संभालो। इस हिसाब से भटिंडा का जो शासक था अल्तुनिया, उसने आकर के यहाँ पर इससे युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात अल्तुनिया को हरा दिया। जैसे ही वो अपने साथ भटिंडा ले गया। जब भटिंडा वहाँ पर ले गया तो वहाँ कहानी क्या होती है कि वो खूबसूरत थी, सब कुछ था, और इसकी तो मतलब कि अमीर ये आखूद की याकूत को युद्ध में ही मार दिया जाता है। अल्तुनिया इसको मार देता है याकूत को, ये तो यहीं मर जाता है, इसका पहला प्रेमी तो मर जाता है और इसको ले जाता है भटिंडा। हाँ, भटिंडा ले जाता है। इतने बीच में क्या होता है कि बहराम शाह को शासक वहाँ के अमीरों ने बना देते हैं। दिल्ली का शासक बहराम शाह को बना देते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में बहराम शाह को वहाँ के अमीरों ने बना दिया। और जैसे भटिंडा जब पहुंच जाती है रजिया सुल्तान, तो वहाँ पर दोबारा से अपनी गद्दी पाने के लिए रजिया सुल्तान ने कुछ चाल करने लगती है, मतलब चालबाजी कुछ की, जैसे कि अल्तुनिया से प्रेम का नाटक किया। प्रेम के नाटक के साथ साथ उसने उसके साथ विवाह भी कर लिया और कहा कि हमें अपने राज्य काज को भी संभालना है, इसलिए हमें वहाँ पर आक्रमण करना चाहिए। फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए। जैसे ही जाते हैं वहाँ पर, तो बीच में कोई राइटर लिखता है कि नहीं, बहराम शाह ने उनको मरवाया था बीच में, मतलब कि 1240 में बहराम शाह के सेना नायकों ने उनकी हत्या दोनों की कर दी, किसकी? अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान की। लेकिन कुछ राइटर लिखते हैं नहीं, ये गलत है, असल में वहाँ के कुछ डाकुओं ने मिल करके इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये चीज़ मतभेद है, फिलहाल ये चीज़ नहीं पूछी जाती। बाकी जो मैं जो बता रहा हूँ फैक्ट कि पीछे से लेवल में भी पूछा जाता है, इसके कारण भी स्पष्ट कराए जाते हैं और इसमें तथ्य भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात ही आती थी भटिंडा के अल्तुनिया का नाम भी पूछ लिया जाता है। आगे देखिए और दोनों की मृत्यु कर दी जाती है 1240 में और बहराम शाह को वहाँ का शासक बना दिया जाता है, जो कि ये भाई था किसका? रजिया सुल्तान का ही भाई था, उसको बना दिया जाता है। वो भी था रुकनुद्दीन, वो भी भाई था, उसको भी मतलब कि हरा दिया गया था। आगे देखिए ये तो हो जाता है, इसका शासन जो चलता है तो 1240 से 42 तक बहराम शाह का शासन चलता है, ज्यादा नहीं चल पाता, ये 2 साल तक ही शासन कर पाता है। आगे शासन कहाँ तक पहुंचता है? जैसे ही 1242 में अलाउद्दीन महमूद शाह एक ही ऐसे राज्य थे, ऐसे मतलब शासक थे, इनका कोई विवरण नहीं मिलता, न बचे खाते पीते और फैलाते रहे और कुछ नहीं किया, ना इन्होंने एक चींटी मारी, ना इन्होंने चींटा मारा, बस खाते पीते निकल गए। इसलिए इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिससे हम आपको बताएं और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाए। तो 2-3 राजा है, ज्यादा इनका नहीं पूछा जाता। हाँ, एक ऐसा शासक था बीच में आ जाता है नासिरुद्दीन महमूद।
जो कि 1246 से और 66 तक इसने राजगद्दी संभाली दिल्ली की। तो इसका क्या मतलब कि निकलता है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे राजा से जुड़ गया था जिससे इसका नाम भी उभर कर आया। नहीं ज्यादा खास इसने कुछ नहीं किया था, ये टोपी सीकर ही अपना काम गुजारा करता रहा है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं किया। टोपी सीकर बेचता था, बेच करके रुपये आते थे उससे खाता पीता था, ये ऐसा छोटा मोटा ऐसा राज्य काम किया करता था। तो ये कौन था, किसके नाम पर विख्यात हुआ, उसका जरूर नाम बताऊंगा। देखिए इसका गुलाम एक था बलवन। बलवन जो इसका गुलाम था वो क्या था, इसका अपने बेटी का जो विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। मतलब बलवन की एक बेटी थी, अपनी बेटी का विवाह महमूद जो या राजा था या शासक था इसके साथ इसने कर दी, जिससे अपना दामाद बना लिया बलवन ने, किसको, इस शासक को। और फिर इसके पश्चात बड़े आराम से इसको खिसका दिया, मतलब मार भी दिया। मारने के पश्चात और स्वयं अपने राज में बैठ गया था। लेकिन एक चीज बताएं, 1249 में एक घटना क्या होती है कि 1249 में जब ब्याह मतलब कि शादी होने लगती है, अपनी बेटी की शादी शाह से करवाते हैं, मतलब शासक से करवाते हैं, उसी समय नसीरुद्दीन महमूद बड़ा खुश होता है कि अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करवा रहा है। तो उसने भी खुशी में उसको एक उपाधि से नवाजता है, उसका नाम उलूग खां के नाम से जानता है। ये आपने सुना होगा कि उलूग खां की उपाधि से कौन जाना जाता है, तो बलवन जाना जाता है। तो बलवन को ये जो उपाधि दी थी तो किसने दी थी, नसीरुद्दीन महमूद शाह जो थे शासक थे इसने दी थी। तो उलूग खां की उपाधि से बड़ा उलगता रहा है और साथ ही साथ इस उलग के मार भी दिया, ऐसा मतलब काम किया था। तो देखिए बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था, गयासुद्दीन बलवन। और ये कब से राजगद्दी में बैठा, ये 1266 से और 1287 तक इसने शासन किया। और इसने भी बहुत खतरनाक शासन किया, जिससे कि वहाँ की लोगों की हालत तो खराब ही हो गई थी, लेकिन इसकी दहशत सबसे ज्यादा हो गई थी। कहीं ऐसे ऐसे नियम निकालता था कि कोई अगर टाका कहते हैं कोई वो ले जाए, थोड़ा बहुत मांस आंस अगर चोरी करता है तो उसको मांस काट लिया जाए। मतलब उल्ट पटांग काम थे। आगे बता रहा हूँ, जैसे कि इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया था, ये तो मैंने बता दिया। और इसने 1249 में उपाधि भी दी थी, किसको, बलवन को, नसीरुद्दीन ने, ये आपको मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए इसकी नीतियां कौन कौन सी थी जिससे ये खतरनाक राजा साबित हुआ। इसने लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लव एवं रक्त की नीति क्यों अपनाई गई, क्योंकि इसको बड़ी आवश्यकता थी। इसका मतलब ये होता है कि तलवार की धार पर इसने शासन किया था। तलवार की धार मतलब इसने सभी जितने भी इसके विरोधी थे, जितने भी राजा थे जो चाहते थे कि हम बलवन को छोड़ेंगे नहीं, हमारा भी नुकसान किया इसने, तो इसने क्या किया था, उन सबको मारने के लिए अपनी एक बड़े सैन्य विभाग बनाया था। उसने कहा छोड़ दिया कि जाओ इनको मार के आओ। तो सबको गया, मतलब कि अच्छे से उनके सेना ने उनकी पिटाई की, बहुत मारा, मार डाला और इसने अपने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार से इसका विस्तार भी होता गया। देखिए मैंने लिखा है रक्त एवं लौह नीति अपनाई, साथ ही साथ इसने एक ऐसा नियम निकाला जैसे देवत्व का नियम। मतलब जैसे सिकंदर कहता था कि मैं ही भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मुझे भगवान ने राजा बनने के लिए भेजा है, इसलिए मैं बना हूँ। अगर कोई बीच में आया तो भगवान नाखुश हो जाएंगे, अगर नाखुश हो जाएंगे तो आप सब लोगों को ऐसे हैजा टीवी में मर जाएंगे। तो लोग सोचते थे ठीक है, जब भगवान ने भेजा तो वही कर ले शासन। इस हिसाब से इसने क्या किया था, इसने देवत्व का सिद्धांत अपनाया। देवत्व मतलब देवता ने मुझे आदेश दिया है शासन करने के लिए, इसलिए मैं शासन कर रहा हूँ। इस हिसाब से मतलब शासन कर रहा था। आगे देखिए इसने अपने आप को जिल्लेलाह का मतलब मुसलमानों के शब्दों के रूप में था ये जिल्लेलाह, मतलब ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, इसलिए जिल्लेलाह की उपाधि, मतलब अपने आप को कहा करता था मैं जिल्लेलाह हूँ। आगे देखिए इसने निरंकुशता का सिद्धांत भी अपनाया। निरंकुशता का सिद्धांत का मतलब है कि बड़ा क्रोधी और हरामी टाइप का, मतलब किसी की बात सुनता नहीं था, सनकी था। और साथ ही ऐसा था कि किसी को मारने में हिचक नहीं लेता था, और ना ही अपने सगे संबंधियों का भी था। जब अपने बताइए अपने जो है दामाद का नहीं हुआ तो किसका होएगा, अपनी मतलब लड़की को विधवा कर दिया तो किसका होगा। तो इसने क्या किया, तो मारने और मरने में ये कुछ भी नहीं डरता था, इसलिए इसको निरंकुशता का इसने अभाव दिखाया है कबलियों ने कि निरंकुश राजा था जो कि किसी को मारने में नहीं डरता था।
तो इसने क्या किया था कि पूरे राज्य का दमन या फिर अपने दुश्मन को दमन करने के लिए इसने निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया और साथ ही साथ उनका खात्मा भी करवाया। अब देखिए इसने कुछ और भी चलाए, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। जो तुर्कान ए चहलगानी को मैंने बताया था कि ये तुर्कान ए चहलगानी किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण कराया था, जो 40 लोगों का दल हुआ करता था, उसमें ये भी हुआ करता था, बलबन भी उसका एक सदस्य था। लेकिन जैसे ये शासक बन जाता है तो उस तुर्कान ए चहलगानी के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतरवा देता है और उसकी समाप्ति कर देता है। बोलता है हटाओ, तुम ना किसी दिन हमको ही खा जाओगे, इसलिए तुमको हटा दिया जाए, इसलिए उनको मरवा दिया। और इसके साथ ही साथ एक सैन्य विभाग भी तैयार कर लेता है, कौन सी, जिसकी सहायता से संपूर्ण मतलब कि अपना राज्य स्थापित कर लेता है। किस सेना की बदौलत, एक सैन्य विभाग का निर्माण करता है जिसका नाम जाना जाता है दीवान ए अर्ज। बड़े अजीब अजीब नाम से जाने जाते थे, हम तो सीधा सैन्य विभाग बोल देते हैं, लेकिन उनका नाम दीवान ए अर्ज, दीवान ए तहखाना, दीवान ए खाना या खाना खजाना, ऐसी चीजें मतलब कि रखा करते थे, ये फारसी शब्द हैं। तो दीवानी अर्ज के नाम से उस सैन्य विभाग का नाम था, वो उसने स्थापना करवाई और करवाने के पश्चात वहां पर दहशत मचवा दी। कुल मिलाकर के कोई अगर गद्दारी करता है या छोटा बहुत वो करता है, चोरी कर लेता है, तो उसका मांस कटवा देता है, घोड़े दागने का एकता प्रथा, ये सब चलवा दी थी किसने। आगे देखिए एकता प्रथा इसमें चलवाई थी इल्तुतमिश ने, सॉरी। आगे देखिए इसने क्या किया था, इसने सिजदा एवं पैगोस प्रथा का भी चलवाया था। सिजदा पैगोस क्या है, सिजदा पैगोस का मतलब है कि ये सिजदा अपना सर झुकाकर आगे चुम्बन लेना, या नहीं करते हैं कोई अल्लाह में हंस के या करते हैं ऐसे चूमेंगे, सर नवाजेंगे। तो इसने कहा था कि तुम भगवान तो ठीक है, ईश्वर के सामने तो झुकोगे झुकोगे, लेकिन मेरे सामने भी झुकोगे, अगर मैं सामने आ जाऊं तो मेरे हाथ चूमोगे, ये सिजदा है। और पैगोस का मतलब तुम मेरे पैर भी परोगे, तो उसमें क्या होता है पैगोस। ये दो प्रथाएं थी जो किसने चलवाई थी, बड़ा मतलब नवाबी टाइप का था इंसान। सिजदा एवं पैगोस दोनों प्रथा चलवाई, मतलब ये अपने आप को कहता था कि मैं बड़ा ईश्वर का जब लड़का हूँ या फिर प्रतिनिधि हूँ, तो आप मेरे पैर परो, मेरे हाथ चूमो, फिर जाओ, ऐसा शासन करा करता था। हाँ, नवाब था। तो फारसी में जो एक किया कहते हैं त्योहार नौरोज, आज भी मनाते हैं। नौ दिन का एक रोजा हुआ करता है मुस्लिम संप्रदाय में, जो कि उपवास भी रहा करते हैं और फिर कुछ वहाँ पर खेल वेल भी किया करते हैं, आज भी चलता है नौरोजा। तो ये नौरोजा की शुरुआत जो की थी पलवन ने करवाई थी और इसका विस्तार आज भी चल रहा है। आगे देखिए मंगोलों से इसने भी रक्षा की। अब ये जरूरी नहीं कि चंगेज खान यहाँ पर आया था, दूसरा सेना नायक यहाँ दोबारा आक्रमण किया था भारत में। तो ये वैसे भी ये मतलब कि खराब पानी ही था, चंगेज खान भी खराब पानी था। जब खराब पानी मिल जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा बहुत कम जो पड़ने वाला खराब पानी फरार हो जाता है। तो कुल मिला के इसने भी मंगोलों को बहुत बेहतर तरीके से मारा और फिर भाग गए। ये खुद हरामी था का मतलब हुआ। तो मतलब ये कि मंगोल जो थे उनको मारने में सफल रहा और साथ ही साथ दिल्ली की रक्षा की किसने, बलबन ने। और एक चीज और बता दें, लास्ट जो था, लास्ट जो शासक था गुलाम वंश का, तो वो जो था तो कैटुबाद का लड़का कौन था, क्यूमियर्स, क्यूमियर्स, ये लास्ट शासक था गुलाम वंश का। इसके बाद कोई शासक गुलाम वंश का नहीं रहा। क्यूमियर्स की हत्या अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। 1290 में गुलाम वंश की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है, फिर यहाँ से खिलजी वंश का शुभारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि जो रहे बलबन के समकालीन, तो वो कौन कौन थे, अमीर खुसरो, जो कि आपने बहुत नाम सुना होगा अमीर खुसरो का, ये बहुत अच्छा कवि था, तबला उबला का आविष्कारक था अमीर खुसरो। साथ ही साथ अमीर हसन भी इसी के दरबार में रहता था। अब देखिए यहाँ से इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। अब खिलजी वंश में भी मतलब कि रहेंगे और वहाँ का भी इतिहास लिखेंगे। तो ये 5 मतलब कि राजवंशों में ये रहे थे। हसन तो नहीं, अमीर खुसरो ने 5 राजवंश साथ ही साथ देखे थे। उन्होंने मतलब तख्त पर रखते देखा, ये इसमें लिखा भी है अमीर खुसरो ने। तो ठीक है, मैंने इतना चीज सब बता दिया हूँ और कल से खिलजी वंश की पूरी तरीके से बताएंगे खिलजी वंश क्या है और खिलजी वंश में कौन कौन से राजा रहे और किस प्रकार से शासन किया गया। उनमें आपको कल दिलचस्प मतलब कहानी बताऊंगा जो कि आप
पद्मावती आप जानते हैं, पद्मावती एक मूवी बनी थी, उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से मतलब डेरा ढाले रहा था राजा रतन सिंह के चित्तौड़गढ़ में, उसके बारे में बड़ी रोमांटिक कहानी है, बताऊंगा। तो ये सब आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। दिल्ली के बारे में मैंने बता दिया कि दिल्ली का सबसे पहले उद्भव किसने किया था, तोमर वंशों ने किया था। तो देखिए आपको मजा आएगा इसी प्रकार से पढ़ने में। मैं अगली क्लास भी लूंगा और हिंदी की भी सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूं, हिंदी की भी एक क्लास लेकर चलो। तो बने रहिए और इसको बेहतरीन तरीके से देखिए। और कोई इसमें अगर त्रुटि एवं गलतियां होती हैं तो उसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इसमें आपने गलत बोला या कुछ गलती हुई, तो उसमें हम सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि आपका हम सुझाव नहीं समझेंगे। इसलिए आप क्या करें, उसमें कमेंट कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं ना, लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं ना, तो आपका अंगूठा जाएगा ना कुछ टच करना है। और साथ ही शेयर अगर कर दें तो वो तो मेहरबानी आपकी होगी, मतलब आपने हमारे ऊपर मेहरबानी की। अगर शेयर कर दें, शेयर करने 1-2 लोग मतलब कि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए भी वो मतलब खुशी का माहौल हो जाएगा भाई, इतना होता है। तो इतना समझ में आया, ये एक बेसिक क्लास थी और मजा भी आएगा। इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा हंसमुख के तरीके से, हंसी खुशी से आपको पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग आकर्षित अपनी तरफ करूंगा। और बने रहिएगा बराबर।